Okay, great. Okay. 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 So like it's audible, right? So today we are going to learn something new topic. Now we are not covered it. आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ चीजें रहेगी कि कुछ मैं मेरी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा जो शायद से आपको कुछ अलग तरीके से हेल्प करेगी, कुछ लर्निंग चीज, नई चीजें सीखने के लिए, जो कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग इज नथिंग बट आपका जो पर्सनल फाइनेंस होता है, फिर पर्सनल जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जो मनी मैनेज करते हैं उससे रिलेटेड हम लोग आज बात करने वाले हैं। इट्स नॉट अबाउट द टैक्सेशन, जो टैक्स कैसे सेव करना है, हम लोग कैसे बुक कीपिंग कैसे करना है, या फिर वो सारी चीजें नहीं, अकाउंटिंग कैसे रखना है। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि हमारे पास अगर कुछ पैसे हैं तो हम लोग उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हम लोग हमारे डेली की जिंदगी में एक अच्छा खासा बजट बना सके, अच्छी खासी सेविंग कर सके, और जब कभी भी लोन या किसी चीज में अगर हम लोग फंस जाते हैं तो उसमें से बाहर किस तरीके से आया जा सके, या फिर कुछ हम लोग जब रिटायर होना चाहते हैं तो उस समय हमारे पास एक अच्छा खासा इनकम कैसे हो सके। तो ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो कुछ भी पैसे होते हैं उसको किस तरीके से मैनेज करा जा सकता है आसान भाषा में, आसान तरीके से, ताकि हम लोग मैक्सिमम सेविंग कर सके। और जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जब हम लोगों के फिजिकल या फिर हेल्थ जब हम लोगों को साथ देना छोड़ देती है, तो उस समय हम लोग किस तरीके से हमारा जो फाइनेंस प्लानिंग है उसको ढंग से मैनेज करके एक अच्छी खासी बैंक सेविंग भी रख सकते हैं, हमारी अच्छी खासी लाइफ भी जी सकते हैं, उसके अलावा हमारे जितने भी ड्रीम्स है उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो हम लोग कुछ पहले कुछ चीजें देखेंगे, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से चीजें होती है। और बोनस में मैं आपको एंड में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जहां पे आप डेली का एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, मैं कुछ भी सेल नहीं करने वाला हूँ, आपको एक अच्छा खासा अर्निंग का प्लानिंग बताने वाला एंड में, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अर्न करने के लिए, और आप इमीडिएटली अर्न करना भी चालू कर सकते हैं। तो पहले हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को हमारी फाइनेंस को मैनेज करना है, और उसके बाद एक अर्निंग का प्लान भी अच्छा खासा देख लेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ नया चीजें हम लोग देखने वाले एंड में, आपको बहुत मजा आएगा और आप एक्साइटेड होके भी देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप कल को इसको यूटिलाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा सचमुच कुछ वर्थ देखा है हमने। तो एंड तक बने रहिए, हम लोग अभी वन बाय वन स्टेप हर चीज देखेंगे। देखिए, अभी सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, कुछ चीजें मैंने जैसे बिगिनिंग में ही बताई कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों को फाइनेंस प्लानिंग क्यों करनी चाहिए और क्यों करना जरूरी है। तो सबसे पहला कि हमारा जो हेल्थ होगा समय के साथ, जैसे जैसे हम लोगों का एज बढ़ता जाएगा, उसके बाद जब हम लोग उम्र के एंड में जाएंगे या फिर मरने की कगार पर जाएंगे, उस समय हमारा हेल्थ जो हमारा सपोर्ट करना बंद कर देता है। ऐसे समय हमारे पास पैसे होने जरूरी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग फिजिकली या फिर मेंटली कुछ भी काम करके अच्छा खासा कुछ अर्निंग नहीं कर सकते। तो ऐसे समय पे हम लोगों को अभी से अगर कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरीके का हो तो ऐसे केस में एंड में हमारे पास अच्छा खासा कुछ फंड हो सकता है, जो हम लोग हमारे एंड के समय में अच्छे खासे यूज कर सकते हैं। हमारे कुछ सपने होते हैं, जैसे कि हम लोग 25-30 साल में कहीं पे जाना चाहते हैं, हनीमून जाना चाहते हैं, पिकनिक में जाना चाहते हैं, पेरेंट्स को कहीं पे घुमाना चाहते हैं। हम लोग को खुद के भी बहुत सारे सपने होते हैं, घर लेना है, गाड़ी लेना है, जो कुछ भी सपने होते हैं, अगर हम लोग अच्छे से प्लान ना कर सके तो सपने को समय पे कंप्लीट करना डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर समय पे नहीं हो पाता, या फिर कभी भी हम लोग सपने को पूरा ही नहीं कर पाते अगर हमारे पास फाइनेंस प्लानिंग ना हो तो। कभी कभार कुछ इमरजेंसी आ जाता है, कुछ भी इमरजेंसी आ सकता है, आपको पढ़ाई में कुछ अर्जेंट में आपको कहीं पे बहुत सारा डोनेशन देना है, या फिर आपको कुछ हेल्थ का इमरजेंसी आ गया, या किसी भी तरीके का कोई भी इमरजेंसी कभी भी आ सकता है। अगर कुछ इमरजेंसी आ जाता है तो ऐसे केस में अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फंड ना हो तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकता है, और हम लोगों को कहीं से कुछ लोन लेना पड़ सकता है, कहीं से उधारी लेना पड़ सकता है, किसी को मांगना पड़ सकता है, कुछ भी जरूरत पड़ सकता है। तो ऐसे केस में इमरजेंसी फंड हमारे पास हमेशा होना जरूरी है। तो उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हम लोग आज के दिन में देखने वाले हैं। हमारे फैमिली में किसी भी तरीके का बहुत बड़ा बाद में इशू आ सकता है, जैसे कि हम लोग नहीं रहे कल को हम लोगों की, जैसे सभी लोग मरने वाले हैं ऑफकोर्स, लेकिन अगर हम लोग मर जाते हैं या कुछ इशू हो जाता है तो ऐसे केस में अगर हम लोगों का फाइनेंस प्लानिंग ढंग का ना हो तो हमारा फैमिली हमारे वजह से सफर कर सकता है। तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। उसके अलावा
बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे कुछ लोन लेते हैं बिगिनिंग में, खास करके हम लोग जब यंग होते हैं, बहुत ज्यादा यंग होते हैं। आज की जनरेशन तो फास्ट फास्ट पैसे कमाना चाहता है कि आज कुछ इन्वेस्ट करे, कल को लाखों रुपए कमाना चालू कर दे, आज लाख रुपए डाला कल को करोड़ों रुपए आ जाए, इस तरीके का आजकल का माइंडसेट है। तो अभी ऐसे समय में जब हम लोग ज्यादा फास्ट बढ़ना चाहते हैं तो लोग क्या करते हैं, कहीं से कुछ कर्जा ले लेते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, इसके लिए कुछ कर्जा वगैरह ले लेते हैं या फिर किसी भी रीजन से कर्जा ले लेते हैं, जैसे होम लोन ले लिया, कार लोन ले लिया है, या फिर क्रेडिट कार्ड के, ज्यादा क्रेडिट कार्ड के बहुत ज्यादा इश्यूज है। किसी के पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, एक या दो या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, समय पे ड्यू डेट नहीं पे करने के बाद उनके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और इतनी ज्यादा इंटरेस्ट लग जाता है कि हम लोगों का जो एक्चुअल प्रिंसिपल है वो तो बाजू दूर की बात है, इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाते, मिनिमम पे कर कर करके जिंदगी निकाल देते हैं। और जब मरने की कगार पर आते हैं तो इतने ज्यादा लोड के नीचे दबे हुए होते हैं कि वो लोन के टेंशन से भी बहुत बार जल्दी उनको कुछ हार्ट अटैक या कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे टेंशन वगैरह बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। और बाद में ये जो लोन और सारी चीजें हैं वो अपने एंसिस्टर्स को पास ऑन कर देते हैं, जैसे कि उनके बच्चे पे करेंगे, क्योंकि बैंक वाले तो छोड़ते नहीं है। अगर हमने आज नहीं अगर पे करा तो हमारे बच्चों से वसूल लेंगे या फिर हमारे फैमिली से वसूल लेंगे, वो लोग तो छोड़ने वाले नहीं है। तो ऐसे सारे बहुत सारे लोन्स भी बहुत सारे लोगों के होते हैं, उसको भी अगर हम लोग अभी भी अगर आपके पास कुछ लोन्स है उसको भी कुछ ढंग से अगर हम लोग मैनेज कर ले तो वो भी अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट हो सकते हैं, सारे लोन्स भी क्लियर हो सकते हैं और कुछ समय के बाद हमारे पास अच्छा खासा पैसा भी जमा हो सकता है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले आज के दिन में। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सारे प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं आज का जो सेशन है शॉर्ट और स्वीट रखना चाहता था, ज्यादा लंबा खींच के आपको बोर नहीं करना चाहता था। तो सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करें, लेकिन पैसों से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आप सभी को पता है। तो हम लोग उस सारी प्रॉब्लम्स को कैसे बाहर आ सकते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग कुछ अलग तरीके से अगर सोचें, यही चीजों को कुछ अलग तरीके से अगर सोचें तो वन बाय वन मैं 4 केसेस को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये 4 केसेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये 4 चीजों के लिए आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है या फिर आपको इस सारी चीजों में पैसों को खास करके मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला आप सोच लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार हो जाता है या फिर हमारे घर पे कोई बीमार हो गया या फिर किसी को बहुत ज्यादा कुछ सीरियस इशू हो गया, किसी सीरियस बीमारी हो गया, कोई भी बड़ा सा। तो ऐसे केस में अगर अर्जेंट में कुछ बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़े और अगर उनका हेल्थ इंश्योरेंस ना हो, अगर उनका हेल्थ इंश्योरेंस ना हो, ऐसे केस में हम लोगों को जेब में से पैसे डालने पड़ सकते हैं। अभी जेब में से एक लिमिट तक हम लोग पैसे डाल सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक पैसे नहीं डाल सकते। आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दूंगा। मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड के ससुर थे, उनको अर्जेंट में मतलब एक अभी कोरोना के समय में बीच में कोई बीमारी हो गई थी, उनको बीपी का भी कुछ इशू था और ऐसे डिसीज होने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया था। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने किसी म्यूनसिपालिटी का जो हॉस्पिटल होता है वहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट लेना चालू कर दिया। लेकिन वहां पर भी इश्यूज क्या होते हैं ना कि दवाइयां और बहुत सारी चीजें जो आपको बाहर से लानी पड़ती है। तो ऐसा सब होने के बाद कुछ समय के बाद उनका जो हेल्थ है वो ज्यादा क्रिटिकल हो गया। ज्यादा क्रिटिकल होने के बाद वहां के जो डॉक्टर्स थे उनके पास डायलिसिस के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, तो इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं था। उन्होंने बोला कि आपको प्राइवेट में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो प्राइवेट में जब हम लोग शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर वो लोग जब वहां पे चेक कर रहे थे प्राइवेट में, तो लोगों ने बोला था कि मिनिमम आपको यहाँ पे पहले 5 लाख रुपया जमा करना होगा। और उसके पीछे का रीजन ऐसा था कि उन्होंने उनके जो डॉक्यूमेंट्स देखे थे, डॉक्यूमेंट्स बोलने से अच्छा जो हेल्थ का रिपोर्ट देखे थे, उनसे उनको पता चल गया था कि हेल्थ जो इनका बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और ऐसे केस में इतना ज्यादा क्रिटिकल है कि अगर वो क्रिटिकल यहाँ पर अगर लाया जाए तो इनको बहुत ज्यादा खर्चा लगने वाला है। इनको कम से कम 5 लाख का जमा करना पड़ेगा अगर इनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो। यहाँ पे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा किसी के साथ में कुछ भी बड़ा इशू हो सकता है, एक नॉर्मल आदमी के साथ में भी कोई बड़ा सा इशू हो सकता है जहां पे उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ सकती है हेल्थ से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि आपको पहली बात तो हेल्थ इंश्योरेंस निकालना चाहिए। आपका जैसे कम एज होता है तो कम एज में अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट जरूरत लगती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाता है वैसे वैसे प्रीमियम का अमाउंट है जो है बड़ा बड़ा होते जाता है। यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहूंगा मैं, जब भी आप किसी भी लोगों से कंसल्ट करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तो आपको हमेशा एक बेसिक प्लान देते हैं, जैसे कि 2 लाख तक का कवरेज, 5 लाख तक का कवरेज, 10 लाख तक का कवरेज। और उनका प्रीमियम जो होता है जितना अमाउंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रीमियम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर आपका बेस प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस का तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपका बेस प्लान नहीं है
तो ऐसे केस में भी आप जो अमाउंट खुद से मैनेज कर सकते हैं, पकड़ के चलिए कि आप 1 लाख तक या 2 लाख तक खुद से मैनेज कर सकते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी आ गया, आपको एक्चुअल में जरूरत कब हेल्थ इंश्योरेंस का पड़ता है पता है? अगर 1 लाख का खर्चा है तो भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना तो आप कभी भी मैनेज कर सकते हैं गोल्ड या कहीं से भी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी 2 लाख का खर्चा पड़ता है तो भी मैनेज हो सकता है एक आध बार। एक नॉर्मल सा आदमी भी 2 लाख तक तो कहीं से भी यहाँ वहां से जमा करके मैनेज कर सकता है। लेकिन 3, 4, 5, 6 लाख अगर उससे ज्यादा अगर जरूरत पड़ता है, हॉस्पिटलाइजेशन में अगर ज्यादा खर्चे की अगर जरूरत पड़ती है तो वो मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि वो बड़ा अमाउंट होता है और यहाँ वहां से जमा करना काफी मुश्किल हो जाता है, वो नहीं कर पाता। तो इसीलिए सजेशन क्या है कि आप बेस प्लान लो या ना लो, लेकिन आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लोगे वो 2 लाख के ऊपर का लो। उनको बोलिए कि मुझे बेस प्लान में जो मेरा प्रीमियम चाहिए या फिर मुझे जो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए वो 2 लाख से ऊपर का चाहिए। 2 लाख से ऊपर का, 2 लाख तक का खर्चा जो मैं खुद से करूंगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो वो आप मुझे इंश्योर करा के दीजिए या फिर उसका हेल्थ इंश्योरेंस मुझे निकाल के दीजिए। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज, मिनिमम 2 लाख तक का अमाउंट जो है आप खुद से डाल सकते हैं, आपको वो पैसों की इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, अगर आप 2 लाख से ऊपर का अगर लेते हैं ना तो आपका प्रीमियम जो है 1/3 लगभग हो जाता है। मतलब पकड़ के चले कि अगर आप 12,000 का इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो आपको शायद से 4 से 5,000 का ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए अगर आप 5 लाख का कवर ले रहे हैं या फिर 10 लाख का अगर कवर ले रहे हैं और 2 लाख के ऊपर का अगर ले रहे हैं तो साल भर का प्रीमियम कितने हो गया? 4,000, 6,000, 5,000। जबकि अगर आप नॉर्मल चीजों में जाते हैं, जैसे कि अगर आपका उम्र पकड़ के चले कि 35 साल है तो 35 साल में आपको लगभग 9 से 12,000 का प्रीमियम लग जाएगा अगर आप कम से कम 5 लाख का भी अगर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अगर कराना चाहते हैं तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आप बेस वाला प्लान मत लीजिए। प्लान कौन सा लीजिए? 2 लाख के ऊपर वाला। दूसरा चीज, अगर हम लोगों को कुछ हो जाता है, अगर हम लोग हमारे घर में इकलौते अगर अर्निंग मेंबर हैं या फिर हम लोगों का मेजर हिस्सा है घर में, मतलब हम लोग मेजोरिटी पैसा दे रहे हैं और घर को चलाने में हम लोगों का बहुत ज्यादा हाथ है, और ऐसे केस में अगर कल को मतलब कुछ हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए और ऐसे केस में अगर हम लोग ना रहे तो हमारे घर वाले बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। तो उनको ऐसा ना हो इसलिए आपको नॉर्मल पॉलिसी नहीं निकालना। एक दो तरीके की पॉलिसीज होती है, एक होता है टर्म पॉलिसी, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। एक टर्म पॉलिसी होता है और दूसरा पॉलिसी होता है जैसे लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी होता है इस तरीके का, जिसमें कुछ सेविंग होता है। 20 साल के बाद आपको 5 लाख का रिटर्न मिलेगा, 10 साल के बाद आपको 25 लाख का रिटर्न मिलेगा। इस तरीके की कुछ पॉलिसीज होते हैं जिसको सेविंग पॉलिसी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सेविंग पॉलिसी अब गलती से भी मत निकालना, क्योंकि सेविंग पॉलिसी जो होता है, पॉलिसी का एक्चुअल मतलब ही होता है कि लाइफ को इंश्योर करना, लाइफ को इंश्योर करना। अगर हम लोग लाइफ को अगर इंश्योर करना चाहते हैं तो हम लोगों को सेविंग करने की जरूरत नहीं, सेविंग के तो बहुत सारे हजारों दूसरे रास्ते हैं। तो हम लोगों को इंश्योरेंस निकाल के उसमें सेविंग करने की जरूरत नहीं। इंश्योरेंस किस लिए? आपके लाइफ को कवर करने के लिए, और उसके लिए आपको लेना चाहिए टर्म प्लान। अगर आप किसी एजेंट से या किसी से अगर बात करते हैं तो आपको कभी भी ज्यादा करके टर्म प्लान के लिए पुश नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन ये होता है कि उनको कमीशन कम मिलता है। अगर आप कोई सेविंग प्लान लेते हो, कोई नॉर्मल से अगर प्लान लेते हो, तो ऐसे केस में उन लोगों का जो होता है वहां पे बहुत ज्यादा एक या हाँ, तो वहां पे उनका बहुत सारा कमीशन होता है। लेकिन अगर आप कोई टर्म प्लान लेते हो तो ऐसे किसमें उनका कमीशन कम होता है। लेकिन अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन एप्स भी हो गए, बहुत सारे साइट्स भी है, बहुत सारे वेबसाइट भी, आप कहीं से भी टर्म प्लान करा सकते हैं। और टर्म प्लान अगर कराते हैं तो आपका इनकम का जितना भी होता है उसके हिसाब से आप कराइए। पकड़ के चलिए कि एक मिनिमम एवरेज कैलकुलेशन में आपको देता हूँ कि आपका जो भी इनकम होता है वो टोटल अमाउंट को अगर 10 साल तक अगर जोड़ ले, जैसे कि 25,000 रुपए सैलरी है तो 25,000 के हिसाब से 10 साल तक अगर जोड़ लू तो क्या अमाउंट हो जाएगा, उतनी अमाउंट का आपको कम से कम टर्म प्लान लेना जरूरी होता है, ताकि आपके घर का जो एक्सपेंस है उस हिसाब से डिजाइन होता है, उस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड होता है कि वो 10 साल तक तो खुद को संभाल लेंगे। अगर आपको कुछ अनहोनी हो जाता है तो ऐसे केस में वो खुद को संभाल सकते हैं, इतना उनको बैकअप मिल जाता है अगर आपके पास टर्म प्लान होता है। टर्म प्लान मतलब क्या होता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तभी जाके सिर्फ घर वालों को पैसा मिलता है। इसके दो बेनिफिट होते हैं टर्म प्लान के। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि ये कम प्रीमियम में बहुत बड़ा अमाउंट देता है। जैसे कि अगर आपका एडवर्टाइजिंग का बहुत सारा देखा रहेगा टीवी के ऊपर भी, अगर मंथली हम लोग 500 रुपया, 250 रुपया या ऐसे कुछ रेंज में अगर डाल देते हैं ना तो भी आपको 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस मिलता है। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन वही अगर सेविंग प्लान में डालते हैं ना तो अगर 1 करोड़ निकालने के लिए आपको बहुत सारा प्रीमियम डालना पड़ेगा। महीने का लगभग 30-35 हजार भी डाल सकते हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन पता नहीं पॉलिसीज के, लेकिन एवरेज में आपको बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ सकता है। लेकिन टर्म प्लान का अगर आप देखें तो 250 से लेकर 500 के रेंज में आप अगर मंथली डालते हैं तो भी आपको 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस मिल सकता है। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है और घर आपका पूरा का पूरा सिक्योर और सेफ हो जाता है अगर आप टर्म प्लान लेते हैं तो। क्योंकि दूसरा इन्वेस्टमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने सीक्वेंस में रखा हुआ है, प्रायोरिटी में हम लोगों को जो है
हमारे खर्चे को डिवाइड करना जरूरी है। किस तरीके से करना है मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे डालना है, कौन सी चीजें आपको करने की सबसे ज्यादा जरूरत है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला, हेल्थ इंश्योरेंस रहना जरूरी है। दूसरा, आपको टर्म प्लान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका लाइफ जो सिक्योर हो जाए और सेफ हो जाए। जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले लोन के बारे में बात करा था, तो अगर हमारे ऊपर कुछ लोन भी है, कुछ कर्जा भी है, कुछ भी है, अगर आपने 1 करोड़ का अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है, फिर 50 लाख का अगर इंश्योरेंस है आपके इनकम के हिसाब से, तो वो इंश्योरेंस जब उनको मिल जाता है, अगर हम लोगों को कल को कुछ हो जाए और वो इंश्योरेंस अगर घर वालों को मिल जाए, तो समझ के चलिए कि उनका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक तो लोन भी आपका क्लियर हो जाएगा, और दूसरा चीज जो है, उनका डे टू डे का लाइफ भी अच्छी तरीके से चलना चालू हो जाएगा। तो मतलब आपका जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको उनका लाइफ सफर नहीं होगा बेसिकली। इसीलिए हम लोगों को टर्म प्लान लेना जरूरी है। तीसरा चीज, कुछ अर्जेंट फंड्स होने चाहिए हमारे पास, जिसको हम लोग इमरजेंसी फंड बोलते हैं। जैसे हम लोग डिसाइड कर रहे थे, अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इमरजेंसी फंड्स होते हैं। कुछ भी इमरजेंसी आ गया, कुछ भी इमरजेंसी आ सकता है, जैसे कि हम लोग कहीं पे डोनेशन देना है, कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ गए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस भी जो होता है ना, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी जो होता है ना, वो अगर 24 आवर्स तक अगर हम लोग एडमिट रहे उसके बाद ही वो कवर देता है, अदरवाइज नहीं देता। अलग अलग प्लान होते हैं, लेकिन मेजोरिटी प्लान इसी तरीके से चलता है, जहाँ पे 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी होता है। उसमें आपका बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, जिसमें आप लोगों का और दांतों का मतलब डेंटल का कवरेज नहीं होता है, अगर कोई का प्रेगनेंसी का है तो वो कवरेज नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे उनके टर्म्स कंडीशंस होते हैं, वो आपको देख लेनी चाहिए कि क्या क्या कवर नहीं होता, उसके हिसाब से आपको हेल्थ इंश्योरेंस निकालना चाहिए। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ना, वहां पे काम में आता है अर्जेंसी या फिर अर्जेंट फंड या फिर इमरजेंसी फंड। तो ये जो फंड होता है ना, आपका जो भी इनकम है मंथली, पकड़ के चलिए कि आपका 15,000 है, 20,000, 25,000 जो भी सैलरी है, या फिर जो भी इनकम, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो जो भी इनकम है आपका 3 महीने का, उतना इनकम का सेविंग आपके बैंक में या फिर लिक्विड फॉर्म में आपके पास होना जरूरी है। मतलब पकड़ के चलिए कि अगर आप 25,000 रुपए अगर मंथली कमा रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 75,000 लिक्विड कैश या फिर लिक्विड फंड होना जरूरी है, ताकि जब कभी भी आपको इमरजेंसी आए, जैसे कि घर का ईएमआई है, आपका जॉब चला गया, घर का ईएमआई चल रहा है आपका और आपका जॉब चला गया, तो ऐसे केस में 1-2 महीना तो कम से कम ईएमआई मैनेज हो सकता है, अगर आपके पास 3 महीने का सेविंग है, जिसको हम लोग इमरजेंसी फंड बोलते हैं। तो इमरजेंसी फंड हम लोग के पास कम से कम 3 महीने का सेव होना चाहिए, जब हमारा दिन अच्छे चल रहे हैं या फिर हम लोगों का जॉब अच्छा खासा चल रहा है, तो उस समय पर हमें इस तरीके से सेविंग करना। और सेविंग कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से हम लोगों को सेव करने लेना चाहिए कि कम से कम 3 मंथ का बैकअप हमारे पास होना जरूरी है, ताकि कुछ भी इमरजेंसी आ जाए, हम लोगों का जॉब चला जाए, बिजनेस बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कम से कम 3 महीने तक हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरीके का हम लोगों को 3 महीने तक का बैकअप होना चाहिए, जिसको हम लोग इमरजेंसी फंड बोलते हैं, हम लोगों के पास होना जरूरी है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों का जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हम लोगों का हेल्थ हमारे सपोर्ट में नहीं रहता। हम लोगों को खुद को इतनी सारी कुछ बीमारियां हो जाती है अलग अलग रीजन से, तो वहां पे हम लोग खुद के ऊपर खर्चा तो होता ही है, हमारे बच्चे बड़े होते हैं, जहाँ पे उनके पढ़ाई का लेकर खर्चा, एजुकेशन खर्चा होता है, घर का खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हम लोग काम नहीं कर सकते, हम लोगों का अर्निंग कम होते जाता है और हम लोगों के खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो हमारे पास कुछ रिटायरमेंट प्लान होना जरूरी होता है, कि हम लोग जब बूढ़े हो जाए तो हमारे पास कुछ फंड होना जरूरी है। हम लोग बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। सबसे पहले सीख तो ये होता है कि हमारे पास जितने भी पैसे हो, कितने भी पैसे हो, सारे के सारे बच्चों के ऊपर हम लोग पूरा स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के जमाने में बता नहीं सकते कि बच्चे हमारे साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, वो हमारे देखेंगे नहीं देखेंगे। तो खुद का बैकअप खुद के पास होना जरूरी होता है। तो खुद का बैकअप खुद के पास होने के लिए हम लोगों को कुछ इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म में होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक हो। अभी अगर मेरा 25 साल का उम्र है, मेरा नहीं, इन जनरल बता रहा हूँ, अगर मेरा 25 साल का उम्र है, तो मैं 50 साल तक या 60 साल के बाद कुछ ऐसा इनकम उसके बाद मुझे आना चालू हो जाए, फिर एक ऐसा इनकम रूटीन में आना जरूरी है, जिसकी वजह से मैं आगे की मेरी जिंदगी, अगर मैं 60 साल से 100 साल तक अगर जीने वाला हूँ, पकड़ के चलिए कि हम लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा है और हम लोग 100 साल तक जीने वाले हैं, तो 60 साल के बाद तो हम लोग काम कर ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए 60 साल के बाद तो हम लोग काम कर ही नहीं सकते। अगर काम नहीं कर सकते तो ऐसे केस में इनकम तो कुछ होना चाहिए। अगर हमारे पास बच्चे नहीं है हमारे, या फिर हमारे बच्चे हमें देख नहीं रहे, हमारे पास कभी हम लोग काम भी नहीं कर सकते, इनकम भी नहीं है, तो ऐसे केस में एक कम से कम काम वाले किसी को रख दें, या फिर कोई मेड को रख दें, या कोई ना कोई सपोर्ट के लिए रख दें, जहां पे हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ता है, कुछ खर्चे की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों को क्या जरूरत है, तो ऐसे समय के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट भी 3 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक मीडियम टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। अभी शॉर्ट टर्म मतलब क्या है कि जो कि 1 साल के अंदर अंदर वाले, 1 साल के अंदर अंदर वाले जो खर्चे होते हैं, जैसे कि मुझे स्कूटर लेना है, छोटा खर्चा है, साइकिल लेना है, छोटा खर्चा है,
मोबाइल लेना है, छोटा खर्चा है, किसी को फीस देना है, छोटा खर्चा है। तो ये जो छोटे खर्चे होते हैं ना, जो कि एक साल के अंदर अंदर होते हैं, इनको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं। इस शॉर्ट टर्म अगर आपका कुछ फिक्स है, जैसे पकड़ के चलिए कि अभी सितंबर चालू है फॉर एग्जांपल, और आपको अगले सितंबर में कहीं पे किसी को पैसे देने या फिर स्कूटर लेना है, मतलब एक साल का ड्यूरेशन है आपके पास, तो हम अभी से कुछ ऐसा सेविंग करके रखेंगे मंथली, जिसको हम लोग एफडी भी बोल सकते हैं या फिर आरडी बोल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट भी करा सकते हैं, या फिर एफडी अगर कुछ अमाउंट अभी से है तो एफडी करके रख सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट होता है जो हम लोग 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, एक साल तक करके रख सकते हैं। जब इमरजेंसी या फिर जरूरत होता है, हम लोगों का कुछ प्लान ड्रीम है, पिकनिक को मतलब हम लोग कहीं पे हॉलीडे पे जाना है अगले साल, या फिर दिवाली में, या फिर समर वेकेशन में जाना है, तो वहाँ पे 50-60 हजार का खर्चा होने वाला, तो हमें पता है तो 50-60 हजार रुपया कैसे जमा करने हैं। तो हम लोग एफडी में, आरडी में, इस तरीके के बहुत सारे शॉर्ट टर्म कुछ सेविंग्स होते हैं जहाँ पे रिटर्न भी अच्छा मिलता है, और हम लोग इमरजेंसी में या फिर अर्जेंसी में उसको निकाल भी सकते हैं जब हम लोगों को जरूरत है। तो एफडी आरडी जैसे कुछ प्लान है जहाँ पे हम लोग उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म मतलब क्या होता है कि जहाँ पे 5 साल से लेकर, सॉरी 1 साल से लेकर 5 साल के ड्यूरेशन में कुछ खर्चे लग सकते हैं। पकड़ के चलिए कि अभी हमारा कोई बेटा है या बेटी है पकड़ के चलिए, जो कि अभी 17 साल की है और 21 साल में उनका शादी होने वाला है, मतलब 4 साल या 5 साल के बाद उनका शादी होने वाला है। तो वो हम लोगों को 5 साल के रेंज में कहीं पे खर्चा है, तो हम लोगों को कुछ इस तरीके का सेविंग होना चाहिए जो कि हम लोग 1 साल से लेकर 5 साल के ड्यूरेशन में निकाल सकते हैं और उसको खर्चा कर सकते हैं, और रिटर्न एफडी या आरडी से बेहतर मिल सके। जैसे कि गोल्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लान होते हैं। आप आरडी और एफडी में भी अगर कुछ डालते हैं पैसे, तो वहां पे भी आपको मीडियम टर्म के लिए बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय का, जैसे कि 10 साल या उससे ज्यादा हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं, फिर 5 साल से ज्यादा का। अगर आपका उम्र ऑलरेडी 55 है, तो ऐसे केस में आप लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा करके नहीं जा सकते। उसके पीछे रीजन ऐसे होते हैं कि हम लोगों को 55 के बाद हम लोगों को खुद के बारे में नहीं पता होता कि कितना चल सकता है और कितना लंबा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर मेरा उम्र 30, 35, 40, 45 अगर है, तो मैं 10 साल तक का कम से कम इन्वेस्टमेंट तो मिनिमम करा सकता हूँ, जिसमें मुझे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, सॉरी रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये कौन से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं? आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना रहेगा, लेकिन मैं आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की सजा ये नहीं दूंगा, राय नहीं दूंगा कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर, जो उसमें भी टाइप्स होते हैं एक्चुअल में। एक लंबे समय तक होल्डिंग्स होते हैं, कुछ हम लोगों के शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ डेली वाले जो लोग जनरली करते हैं, जो डूब जाते हैं, जो कि डेली ट्रेडिंग करते हैं। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोगों को सारी चीजों में पढ़ना नहीं, क्योंकि हम लोगों को नया फिर से सीखना, फिर से करना। आप में से अगर कुछ लोग करते रहेंगे तो बात अलग है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि फिर से सारी चीजें सीखो और करो। तो ये सब झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में कुछ पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो बहुत सारे ऐप्स वगैरह अवेलेबल है जहाँ पे उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ ऐप्स वगैरह है जहाँ पे वो लोग पहले से गाइडेंस दे देते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म वाले कैसे इन्वेस्टमेंट करने। लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। अगर अपने लंबे समय तक स्टॉक्स में या कहीं पे भी अगर अच्छी कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट करा, जो कंपनी 11 साल से ज्यादा पुरानी है, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंपनी को बजट करना है। जो कंपनी 11 साल से ज्यादा पुरानी है, जिनका साल का या 2 साल का कम से कम डबल का रिटर्न का गारंटी है। मतलब आप कुछ ऐप्स में दिखाते हैं कि कौन सा कंपनी 2 साल में, 3 साल में डबल दे रहा है। जैसे कि अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट करा तो 2-3 साल में वो डबल दे रहा है, 5 साल में कम से कम डबल दे रहा है। इस तरीके के बहुत सारी कंपनीज होती है। तो ऐसी कुछ कंपनी, जैसे टाटा हो गया, आदित्य बिरला हो गया, ऐसी कुछ बहुत सारी कंपनीज है, एचडीएफसी हो गया, काफी लंबे समय से है, अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं लोग। तो इस तरीके के कंपनीज में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। अब ये सारे स्टॉक अभी फाइंड आउट करो कि कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, ये सब फाइंड आउट करो, रिसर्च करो, ये सब मगजमारी वाला काम है। तो ये सारी चीजों को करने से अच्छा क्या है, म्यूचुअल फंड में डालो। म्यूचुअल फंड में भी दो टाइप होता है, एक पैसिव होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव मतलब वो लोग भी शेयर मार्केट में लगाते हैं, लेकिन वो लोग फिर चूज करते हैं अपने हिसाब से। पैसिव होता है एक म्यूचुअल फंड जिसके अंदर वो लोग, जैसे कि निफ्टी आपको पता रहेगा, निफ्टी जो है हमेशा बढ़ा हुआ है, कभी भी कम नहीं हुआ। अप डाउन होता है, अप डाउन होता है, लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे कि अगर 2011 से लेकर 2021 तक अगर देखा जाए हम लोग, तो बहुत बड़ा ग्रोथ है, बहुत बड़ा ग्रोथ है। अभी का मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग या फिर मार्केटिंग इसमें स्टॉक्स में इतना ज्यादा नहीं हूँ, जो भी है क्लियर बता दूं, इतना ज्यादा नहीं हूँ, तो मैं उनका एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ है उनका। मतलब जो भी अभी 2011 में हुआ था और अभी भी जो है, अभी हम लोग अभी का भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट है कुछ तो भी। तो ये होता है निफ्टी वगैरह होता है, सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, जो फिगर है हमेशा हर साल बढ़ते रहता है कुछ ना कुछ। अगर 10 साल के या 5 साल के एवरेज में अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में भी अगर हम लोग डाल देते हैं तो वो लोग भी शेयर मार्केट में इनडायरेक्टली करते हैं, लेकिन वहां पे कुछ गारंटेड रिटर्न मिलता है।
मैंने जब स्टडी करा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो मैंने देखा कि हर कंपनी लगभग 20% से लेकर 30%, 40% मिनिमम एवरेज 10 साल के रिटर्न्स में दे रही है। अभी इस साल में जबकि लॉकडाउन की वजह से जब सारी कंपनीज का मार्केट डाउन हो गया था, तो उसके बाद एक साल के अंदर जब वो ग्रो करना चालू कर गया, तो मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनी जो है 100% तक रिटर्न दे रही है। 100% का मतलब क्या है कि अगर आपने 1000 रुपए डाला तो उसको 2000 में कन्वर्ट कर दिया एक ही साल के अंदर। ऐसे भी बहुत सारी कंपनीज ने रिटर्न दिए हुए हैं। तो ये म्यूचुअल फंड में सेफ होता है और गारंटेड कुछ रिटर्न होता है। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। अभी इन्वेस्टमेंट को कैसे कैलकुलेट करा जाए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते, तो हम लोग कैसे करेंगे? ये सारी चीजें हम लोग एक कैलकुलेशन के जरिए देखेंगे, जहां पे आपको हेल्प हो जाएगा समझने के लिए कि किस तरीके से हम लोग जो है सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास जो भी इनकम है, मंथली 5000 है, मंथली 10,000 है, मंथली 25,000 है, मंथली 1 लाख है, मंथली 1 करोड़ है, कोई भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट हमारे पास है, वो अमाउंट को किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, वो हम लोग एक कुछ थोड़े से कैलकुलेशन के जरिए देखेंगे, जिसमें आपको हेल्प हो जाएगा समझने के लिए कि किस तरीके से उसको मैनेज करा जा सकता है। एक मैंने बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन लिया हुआ है, पकड़ के चलिए कि आपका मंथली इनकम 25,000 है। कोई ना कोई मुझे रफली फिगर तो लेना ही था, तो अगर मैं रफ फिगर अगर ले रहा हूँ कि एवरेज मैंने निकाला हुआ है, तो एवरेज के हिसाब से कंसिडर करके चला कि चलो कोई भी नॉर्मल जो बंदा होता है उसका 25,000 मंथली इनकम तो पैसे भी होता ही है रफली। 10 भी होता है, 15 भी होता है, 25 भी होता है, 30 भी होता है, 35 होता है, 50 होता है, लेकिन मैं एवरेज मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ कि 25,000 का आपका मंथली अर्निंग है। अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है कि आपने किस तरीके से उसको एक्सपेंस कर रहे हैं, किस तरीके से खर्चा कर रहे हैं, तो आप उसको लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी तक के लास्ट 2-3 महीने में अपने 25,000 को किस तरीके से मैनेज करा हुआ है। ये सबसे पहला तरीका है फाइंड आउट करने का कि एक्स्ट्रा इनकम कहाँ पे हम लोगों का वेस्ट हो रहा है या फिर कहाँ पे हम लोगों का जा रहा है, कहाँ पे हम लोगों का वेस्ट हो रहा है या फिर कहाँ पे हम लोगों का जा रहा है। शायद से हम लोगों का जो मीटिंग है ना वो क्लोज हो सकता है, बंद हो सकता है, तो मैं फिर से आपको लिंक भेजूंगा 5 मिनट में, तो आप फिर से उसको ज्वाइन कर लेना। 5 मिनट में अगर बंद हो जाता है तो आपको फिर से लिंक भेजूंगा, तो आप फिर से उसको ज्वाइन कर लेना। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पकड़ के चलिए कि आप 2-3 महीने का कैलकुलेट अगर करते हैं, 2-3 महीने का अगर कैलकुलेट करते हैं, तो कोई आइडिया आ जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पे किस तरीके से उसको खर्चा कर रहे हैं। और आपको वेस्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जो करने जरूरी नहीं है फिर भी एक खर्चा हो गया है, ऐसा आपको वहां पे पता चल सकता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट प्लानिंग करना है, तो आपको 2 तरीके से प्लानिंग करना होता है। सबसे पहला चीज जो होता है ना कि सेविंग का अमाउंट जो होता है हम लोगों को पहले बाहर निकालना पड़ता है। पहले 25,000 रुपए जैसे हाथ में आया, तो हम लोगों को उसमें से 20% जो होता है, सॉरी 25% जो होता है बाहर निकालना पड़ता है। मतलब अगर 25,000 मेरे हाथ में आ रहा है, तो पहले मैं 5,000 रुपए बाजू में रखूंगा और 20,000 का ही सिर्फ मैं खर्चा करूंगा। तो किस तरीके से करना है वो हम लोग देखते हैं। पकड़ के चलिए कि अगर मैं 25,000 रुपए, शायद से यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे शायद से कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है, लेकिन एवरेज आप पकड़ के चलो, परसेंटेज अगर आपको समझ में आ जाए तो आप आपके इनकम के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। पकड़ के चलिए कि आप 25,000 कमा रहे हैं, तो उसमें से आपको 75% जो आपकी रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए, आपका ईएमआई है, आपका घर का खाना है, या फिर आपके कुछ एक्सपेंसेस है, उसमें आप निकाल सकते हैं। बचे हुए 5% जो होते हैं आपको आपका टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग निकालना पड़ता है। जो भी इनकम है, 10,000 है, 25,000 है, 50,000 है, जो भी है, 5% आपको इमरजेंसी फंड हर महीने, एक तो कैश में एकदम लिक्विड की फॉर्म में या फिर सेविंग बैंक में आपको जमा करते जाना है। और 15% इन्वेस्टमेंट जो होता है आपको, जो मैंने अभी डिस्कस करा था, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो था, उसके लिए आपको अलग से निकालना है। बचा हुआ जो पैसा 75% होता है, वो आपके रेगुलर खर्चे के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये पैसा अगर आप इस तरीके से बाजू निकालना चालू कर दे, तो एक बहुत ही बड़ा और अच्छी तरीके का फिगर आ सकता है, जो हम लोग अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखेंगे कैलकुलेशन की किस तरीके से होता है, क्या होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके पास जो भी अमाउंट आ जाता है, पहले आप उसको 25% जो उसका बाजू निकाल दीजिए। 25% जो है आप बाजू में रख दीजिए, और 75% को आप एक्सपेंस कर सकते हैं या फिर खर्चा कर सकते हैं, जिस भी तरीके से करना चाहते हैं। उसमें से 5% जो है आपको टर्म प्लम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, 5% इमरजेंसी फंड के लिए, और 15% आपको जो इन्वेस्टमेंट फंड होता है उसके लिए आपको रिजर्व रखना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लंबे समय के बाद आपको बहुत ज्यादा मुश्किल आ सकती है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और देखने भी वाले हैं कि हम लोगों को हमारा जो लोन होता है या कोई भी चीज होता है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए।
पहले हम लोग कुछ मैजिक ऑफ कंपाउंड देखेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि जो हम लोग सेविंग कर रहे हैं, हम लोग सेविंग करते हैं, जैसे कि हम लोगों का इमरजेंसी फंड के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट फंड के लिए अगर कहीं पे सेविंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को किस तरीके से रिटर्न्स मिलते हैं और कुछ समय के बाद ये पैसे जो है कितने बड़े तादाद पे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो कैलकुलेशन दिखाने से पहले मैं ये मीटिंग को क्लोज करके एक नया मीटिंग चालू करता हूँ, ताकि आप फिर से उसको ज्वाइन करना, मैं आपको ग्रुप में भी लिंक भेजूंगा।